गुड मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्टडी 94 में। और दोस्तों मैं यश। तो दोस्तों अभी कुछ दिन पहले एक कंटेंट उठा के मैंने इस पर वीडियो बनाया था, जो सत्येंद्र जैन का जो फर्स्ट टाइम जो वीडियो वायरल हुआ था, जिस पर आप सरकार को भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने और कुछ क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियों ने घेरा था। ठीक है, पर अब देखिए ये मामला थोड़ा सा और आगे चला गया है। इस पर जब जांच हुई है तो बाद में पता चला कि जिसके बारे में ये कहा जा रहा था कि ये फिजियोथेरेपिस्ट है, इनको बैक पेन हो गया था, गिर गए थे, तो उनका जो है कि ये मालिश कर रहे हैं। पर दोस्तों मामला कुछ और आता है। ये पॉक्सो एक्ट के तहत जो व्यक्ति मालिश कर रहा है, इसका नाम रिंकू है, जो दिल्ली के अंदर एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार में बंद है। तो ऐसे लोगों को आप सह कैसे दे सकते हैं? ऐसे लोगों से इस प्रकार का काम कैसे करवा सकते हैं? तो ये इस चीज़ से कहीं ना कहीं जो अन्य लोग जुड़े हैं उन्हें बहुत ही ठेस पहुंचा है। ठीक, कि इस प्रकार की आम आदमी पार्टी भी राजनीति कर सकती है कि जो कैदी हैं उनसे इस प्रकार का सहयोग, इस प्रकार का काम लिया जा सकता है। तो देखते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। लिखा है, तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन के कथित मालिश कराने का वीडियो सामने आने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने सरकार पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। मंगलवार को भाजपा के प्रवक्ता गौरव भाटिया और सांसद रमेश बिघूड़ी ने अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जैन को बर्खास्त करने और केजरीवाल को देश से माफ़ी मांगने की सलाह दी। इतना ही नहीं दोस्तों, केजरीवाल को तो बहुत कुछ कह दिया गया है, अराजक पार्टी भी कह दिया गया है। तो आपको बता दें, देखिए, यदि आप 100% सही होने का दावा करते हैं तो इस प्रकार की कमियां कहाँ से आ जा रही हैं, इस प्रकार की गलतियां कहाँ से आ जा रही हैं? तो कहीं ना कहीं आप लोग जनता के मुंह पे कुछ और बोलना चाहते हैं, और जब अकेले में आप लोग होते हैं तो कुछ और करना चाहते हैं। तो इससे हमारी जो देश की जनता है उन्हें सीखना चाहिए कि ये लोग कभी भी देश हित के लिए, जब ये नैतिकता की बात करते हैं, देश को आगे ले जाने की बात करते हैं, समाज को आगे ले जाने की बात करते हैं, बहू बेटियों की सुरक्षा की बात करते हैं, तो वहाँ क्वेश्चन मार्क लग जाता है। ठीक, क्या सच में हमारे भारत जैसे देश में राजनीति इतनी गंदी हो चुकी है कि लोग किसी भी स्तर पर जाकर गिर सकते हैं? अपनी राजनीतिक आयाम को पाने के लिए किसी भी गुनाह को वो कर सकते हैं? क्या ऐसा है? तो जैसा कि आपको पता है, सत्येंद्र जैन जो कि मनी लॉन्ड्रिंग के तहत गिरफ्तार हैं। ठीक, और आए दिन जिस प्रकार के उनके ऊपर कोई न कोई विवादित चीज़ें आ जाती हैं, और जिनका जो है कि कह सकते हैं बचाव अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया जैसे नेता लोग कर रहे हैं, जो आम आदमी पार्टी में बहुत बड़ी हैसियत रखते हैं। खुद बेचारा एक मुख्यमंत्री है, आम आदमी पार्टी के मालिक हैं, और एक उप मुख्यमंत्री हैं। तो इसको बस ये जान लीजिए कि इस पे बहुत ही बड़ा मामला होने वाला है। ठीक है, क्योंकि देश की जनता से यदि इस तरह की बातें छुपाई जा रही हैं तो कहीं ना कहीं देश को ठगने का भी बात ये लोग सोच चुके हैं। अब आगे चलते हैं। प्रदूषण से मुक्ति का हक मांगती दुनिया। तो बता दें, जो भी विकसित राष्ट्र हैं अपने देश को आगे ले जाने के लिए जितना भी कार्बन उत्सर्जन किए हैं, अब जो विकासशील देश हैं जिन्होंने कार्बन उत्सर्जन या तो बहुत कम किया या तो ना के बराबर किया है, वो कह रहे हैं कि भैया जो पर्यावरण को नुकसान हुआ है, ठीक, उसके भरपाई आप ही लोग करेंगे, जो विकसित राष्ट्र। क्योंकि आप लोग विकास के नशे में इतने अंधे हो चुके थे कि आप लोगों ने जो भयावह स्थिति पैदा कर दी, ठीक, जो वैश्विक तापांतर में वृद्धि कर दी, उसके लिए आप लोग जिम्मेदार हैं। इसीलिए आप लोग एक कोष का निर्माण करेंगे, और उस कोष के माध्यम से जो गरीब, जो विकासशील देश हैं, उन्हें जो है मदद मुहैया कराई जाएगी, और पर्यावरण में जो कमियां हैं, जिन चीज़ों की आवश्यकता है, वहाँ पे दुरुस्त किया जाएगा। तो आगे चलते हैं। इस साल जलवायु परिवर्तन का 27वां शिखर सम्मेलन मिस्र में हुआ। इस बार उठे सवालों में कुछ और तीखापन था। विकासशील और गरीब देश अपने ऊपर पर्यावरण प्रदूषण के कारण जो आपात घट रहा है उसका हर्जाना मांग रहे थे। पर्यावरण कोष बनाने पर सहमति भी बनी। ठीक है, तो आपको बता दें, कभी कभार वैश्विक मंच से कई सारे ऐसे वादे किए जाते हैं
जो महसूस होता है कि भैया भारतीय राजनीति तो नहीं है, उसने भी तो वादा किया था, उसने भी तो मैनिफेस्टो जारी किया था। तो 2 साल पहले भी इस तरह के वादे बने थे कि जो है एक कोष का निर्माण होगा और जो विकासशील राष्ट्र, जो निर्धन राष्ट्र, उनको जो है कि सहायता मदद की जाएगी। पर बाद में फिर वही हुआ। आज तक किसी भी देश को कुछ मुहैया नहीं कराया गया, न कोई आर्थिक कोष बना, राहत कोष बना, कुछ नहीं बना। पर इस बार देखते हैं क्या स्थिति बनती है। पर्यावरण प्रदूषण ने जलवायु में असाधारण परिवर्तन कर दिए हैं। धारासार बारिश और सूखे की स्थिति एक साथ एक ही देश के 2 हिस्सों में पैदा हो जाती है। तो देखिए, जब किसी एक ही देश में, एक ही क्षेत्र में सूखा हो जा रहा है, फिर बारिश हो जा रही है, बाढ़ आ जा रही है, तो ये स्थिति पूरी तरह से समझ लीजिए कि जलवायु परिवर्तन गंभीर स्थिति से गुजर रहा है। और यही स्थिति रही तो दोस्तों बहुत ही बुरा हो जाएगा। बुरा यह हो जाएगा कि जो पेड़ पौधे हैं उनका मतलब ऐसे ही लुप्त हो जाना, गायब हो जाना, जो आपका इकोसिस्टम बना हुआ है वो तहस नहस होने लगेगा। आज दिल्ली के अंदर देख रहे हैं, जितने भी बड़े बड़े शहरों में आप चले जाइए, ठंडी के समय में आप सांस नहीं ले सकते हैं बाहर। यदि आप सांस लें तो मुझे लगता है 8-10 दिन में ऐसे ही आपका लंग्स, लिवर कोलैप्स कर जाएगा। ठीक है, तो इसके क्या कारण हो सकते हैं? इसके कारण यही है कि कुछ राष्ट्र जो है मतलब विकास के चलते, विकास को पाने के चक्कर में इतना ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन कर दिए कि एक बार भी वो नहीं सोचें कि इससे आने वाला जो दूरगामी परिणाम होगा उसका असर हमारे जलवायु परिवर्तन पे कितना होगा। यदि सोचे होते तो इस प्रकार की गलती नहीं करते। देश में बीता वर्ष साक्ष्य है कि इस बार जलवायु में जो असाधारण परिवर्तन हुए, जैसे सावन की विदाई के बावजूद अक्टूबर में धारासार बारिश लौट आई और धान की पैदावार को कम कर दिया गया। तो बता दें, इस बार चूँकि मैं गांव से बिलोंग करता हूं और जो है कि फसल वगैरह के बारे में हम लोग अच्छे तरीके से जानते हैं। बता दें, इस बार जो है धान में एक खैरा रोग होता है, वो लग गया है। और दूसरी बार असमय बारिश की वजह से दोस्तों ने उसके दाने में अभी भी नमी बनी हुई है। ठीक, और पहले की अपेक्षा जो उसके दाने हैं वो छोटे हो गए हैं। ऐसी तमाम तरह की कमियां हैं। मुझे लग रहा है कि अभी तो स्टार्ट है। यदि जलवायु परिवर्तन को न रोका गया, इसके बारे में चिंतन मनन नहीं किया गया, तो आने वाली स्थिति और भी दयनीय और विकराल हो जाएगी। उसके बाद ये चीज़ें जो है कि हमारे नियंत्रण से बाहर हो जाएंगी। गैसों के उत्सर्जन को खत्म न किया जा सका तो इस सदी के आखिर में यह धरती धधकने लगेगी। इस पर रहना मुश्किल हो जाएगा। इस नरक से बचने का एक ही समाधान है कि इस दुनिया के सभी देश व महाशक्तियाँ जिन्होंने ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन किया और अब उसका सामना करने के दायित्व से मुक्त हो जाना चाहती हैं, और विकासशील देश जो आर्थिक असमर्थता के बावजूद इस स्थिति को सहन करने की स्थिति में नहीं है, संयुक्त रूप से आगे बढ़कर अपने सीमित आर्थिक संसाधनों को जोड़कर इस पर्यावरण प्रदूषण की बढ़ती विकरालता को कम करें। सरकार के द्वारा बार बार एक गाइडलाइन निकाला जाता है कि खेतों की जो पराली है उसे आप जैविक कंपोस्ट बनाएं, पर हमारे देश के जो किसान हैं वो इस चीज़ को सुनने को तैयार नहीं है। वो सोचते हैं क्या इतना बड़ा जो है कि किया जाए, तुरंत आग लगा देंगे, और उससे दोस्तों बहुत व्यापक स्तर पर जलवायु प्रभावित होता है और कहीं ना कहीं आप खेत भी अपना बर्बाद कर रहे हैं। यदि आप उन्हीं खेतों में अपना, जब आप जो सीड होता है, जो बीज निकाल लेते हैं, उसके बाद जो तना रह जाता है, यदि आप उसमें पानी भर के, नहीं पहले आप उसको जुतवा दीजिए, जुतवाने के बाद उसमें पानी भर दीजिए और सड़ जाए, तो दोस्तों वो जैविक खाद आपकी खेती का 3 से 4 साल तक तो ऐसे ही एक ही बार में जो है कि गुणवत्ता बना डालेगा। तो ऐसे कार्य करें आप जिससे खेती भी बची रहे और आपका पर्यावरण भी बचा रहे। अन्यथा सारी चीज़ें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। अगर एक स्थिति बिगड़ी तो सारी चीज़ें एक दूसरे से बिगड़ने लगेंगी। उसके बाद पृथ्वी पे भी इंसान नहीं रह पाएगा, और यदि रहेगा भी तो उस हालात में रहेगा कि मरना पसंद करेगा। पिछले दिनों पर्यावरण प्रदूषण की वजह से हर साल की तरह दिल्ली की ज़िंदगी रुक गई, स्कूल बंद हो गए, धुंध का प्रसार दिल्ली ही नहीं पूरे उत्तर भारत में फैल गया। लोगों का दम इस प्रकार घटने लगा कि सुबह की सैर भी गुनाह लगने लगी।
ऐसी हालत में इस आसन आपात मृत्यु से बचने के लिए एक ही रास्ता रह जाता कि बिना कोई राजनीति किए अपना दायित्व दूसरे पर धकेलने की चेष्टा किए बगैर पर्यावरण प्रदूषण का मुकाबला किया जाए। नहीं तो जैसा कि संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन में चेतावनी दी है, हम नरक के हाईवे पर बढ़ रहे हैं। भारत सहित सभी देश इसको खत्म करने के लिए सहयोग करें, हम मरें। तो देखिए यहाँ पे लिखा है, नरक का मतलब यहाँ पे ये है कि सारे देशों को चेताया जा रहा है, बताया जा रहा है कि आप वो स्थिति पैदा कर देंगे यदि इस समय आप लोग जागरूक नहीं हुए। तो कहने का मतलब यही है कि जागरूकता लाएं, लोगों से आह्वान करें कि प्लास्टिक वगैरह भी सही जगह पे उसका कूड़ेदान में निपटान करें, उसे जलाएं ना। टीप टायर भी उस का सही जगह निपटान करें, उसको जलाएं ना। ऐसी बहुत सारी गंदगियां हैं जिसको लोग जलाशय में फेंक के जलाशय को बंद कर दिए हैं, कुओं को बंद कर दिए हैं, नदियों की स्थिति दयनीय कर दी है। तो ये सब मतलब यदि आप जिस घर में रह रहे हैं, ये पृथ्वी हमारा घर है, यदि आप उसे ही विषैला बना देंगे, अवांछनीय बना देंगे, तो उसके बाद आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप वहीं पर रह पाएंगे, सर्वाइव कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है ना, भारत में पर्यावरण प्रदूषण ने ऐसे गुल खिलाए कि हमारी फसलों की गुणवत्ता कम हो रही है। इस साल के शुरू में जब गेहूं पका तो असाधारण अकल्पनीय जलवायु परिवर्तन के दाने को इस प्रकार जीरे के दाने जितना कम कर दिया गया कि उसकी नियमित खरीद ही संकट में पड़ गई। जब धान कट रहा था तो उसमें भी धारासार बारिश से असाधारण नमी पैदा होने लगी, जो उसकी गुणवत्ता कम घोषित करके उसकी नियमित खरीद संकट में डालेगी। देखिए अभी से ही बताया गया है कि जलवायु परिवर्तन से कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। जिसके ऊपर हम लोग जी रहे हैं, जो खाद्य पदार्थ हैं, यदि उनमें गुणवत्ता नहीं रह जाएगी तो असमय बीमारियां होंगी, डायबिटिक हो जाएंगे, बीपी हमारी बढ़ जाएगी, हमें उस लायक के न्यूट्रिशंस नहीं मिल पाएंगे, इंग्रेडिएंट्स नहीं मिल पाएंगे। तो अभी हमारी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है 70 चल रही है ना, गिर उड़ के हम लोग 70 चल जा रहे हैं। हमको लग रहा है कि हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है कि 40 आ जाएगी। क्या कारण है कि असमय लोग बीमार पड़ रहे हैं, महिलाओं में बांझपन का शिकार हो रहा है, पुरुषों में नपुंसकता आ रही है, छोटे बच्चों के बाल पक जा रहे हैं, आंखें धुधरी हो जा रही हैं, बैक पेन हो जा रहा था, ये पेन हो जा रहा है। ये सारी समस्याओं की जड़ वही चीज़ है। आज भी कुछ लोग कहते हैं यदि आपको स्वास्थ्य पाना है तो आप हिमाचल प्रदेश जाएं। हालांकि अब वो भी धीरे धीरे जलवायु परिवर्तन से वो भी बेचारा भोग रहा है, पर आज भी स्थिति हम लोगों से वहाँ बेहतर है। नहीं तो पहले यहाँ तक कि लोग कहते थे कि शहरों की अपेक्षा गांव में चले जाइए, छोटी मोटी बीमारियाँ वैसे ही ख़त्म हो जाएंगी। पर अब स्थिति दोस्तों कुछ लोगों ने यहाँ भी विषैला कर दिया है। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए कह रहे हैं ना कि सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्ट हैं, जुड़ी हुई हैं। एक चीज़ को आप बिगाड़ेंगे, दूसरी तीसरी चौथी लास्ट वाली अपने आप बिगड़ जाएंगी। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से धरती को धक्का कर तबाही की तरफ ले जाने वाले देशों की सूची में सबसे ऊपर चीन है, जो 15 गीगाटन का उत्सर्जन करता है। चीन अकेला भारत, अमेरिका और यूरोपीय संघ के 27 देशों से ज़्यादा उत्सर्जन करता है, सोचिए। इसलिए चीन क्या धरती को एक धधकते हुए नरक की ओर ले जाने का खलनायक भी बनेगा। अब आपको बता दें दोस्तों, जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ ने नाटो बनाया, कई देशों का समूह है। यदि एक देश के ऊपर भी आप हमला करते हैं तो जितने भी देश उस संघ से जुड़े हैं, उस संगठन से जुड़े हैं, वो मानेंगे कि आपने सारे राष्ट्रों के ऊपर जो है हमला किया है। उसके बाद वो नाटो जो है सैन्य व्यवस्था है, वो आपके ऊपर अटैक करेगी और आपको तबाह कर देगी। बहुत ही प्रभावशाली सैन्य व्यवस्था है नाटो का। तो ऐसे ही आप जो जितने भी देश हैं जो विकसित राष्ट्र हैं, ठीक है, विकसित राष्ट्र इसलिए इनको जिम्मेदारी दी गई क्योंकि इनकी दावेदारी है, इनका अन्य देशों में वैश्विक स्तर पर प्रभाव अलग है। तो ऐसे लोगों को एक संगठन का निर्माण करना चाहिए। यदि कोई भी देश इस बात को न सुने तो उसके ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगाए और आवश्यकता पड़ने पर सैन्य कार्रवाई हो, बिना झिझके सारे देश मिलकर उस देश को उखाड़ फेंके, तब जाके हमारे पृथ्वी और जलवायु में कुछ बात बनेगी। अन्यथा ऐसे मैं देख रहा हूँ पिछले 20 साल से ऐसे ही पढ़ रहा हूँ, ये परिवर्तन वो परिवर्तन, फिर भी कोई मतलब नहीं है। कोई भी देश
इसे गंभीरतापूर्वक नहीं लेता है। जब ये लोग संगठन में आएंगे, वैश्विक मंचों पर अपनी बातें कहेंगे, उसके बाद चले जाएंगे, फिर वही देश जाके धुआं फूंकवा रहे हैं, फूंक रहे हैं। संकट कम नहीं, यूएनईपी की गैस उत्सर्जन रिपोर्ट बताती है कि अगर ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन यूं ही होता रहा तो इस सदी के आखिरी साल या 2100 में धरती का तापमान 2.8 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा, जबकि यह 1.50 डिग्री से ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, नहीं तो यह धरती रहने के काबिल नहीं रह जाएगी। इस समय भी जो जलवायु का स्तर हमारे सामने है, उसने इस तरह के अनिश्चित परिवर्तन कर दिए हैं कि आम लोगों का जीना दूभर हो गया है। गर्मी के दिनों में भयानक सर्दी, ठीक, गर्मी के दिनों में भयानक सर्दी पड़ती है। इस बार जानते हैं गर्मियों में क्या हुआ था हमारे यहाँ। ये बताया जाता है कि जो ज़मीन के अंदर का जो जल स्तर है हमारे यहाँ बहुत ऊपर है। एक समय था, सही बता देने, 10 फुट अगर कोई खोद देता था तो पानी आने लगता था, पर आज स्थिति थोड़ी गंभीर हो गई है, 50 हो गया है, 30 हो गया है। दोस्तों, गर्मियों के दिनों में जो ट्यूबवेल थे, सरकार पूरी तरह से कमर कस ली थी कि पूरे जो है चिन्हित जिलों में पानी की इस तरह की कमी आ गई कि ट्यूबवेल जो है उसको बंद कर दिया जाए, ठीक है, बंद कर दिया जाए। आप सोच रहे हैं कि सरकार को इस तरह के कदम क्यों उठाने पड़ रहे हैं। अब उस तरह का जो जलाशय ज़मीन के अंदर नहीं रह गया है जैसा पहले हुआ करता था। इसीलिए यदि आप नहा रहे हैं, आप किसी प्रकार का भी पानी के द्वारा कार्य कर रहे हैं, तो उतना ही वेस्ट करिए जितना आवश्यक है। ये नहीं कि दिन रात आप पानी बहा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों उनसे पूछिए जो शहरों में इस पानी के लिए पैसा दे रहे हैं, ठीक है। हमारे यहाँ हम बहुत ही खुशनसीब हैं कि अभी भी हमें बहुत ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है पानी के लिए। यहाँ सिस्टम ऐसा नहीं कि हाँ भैया 6 से 2 पानी आएगा, 3 से 4 पानी आएगा। अभी हम पूरी तरह से आत्मनिर्भर हैं। पूरी तरह से हम, जो हमारी ज़मीन है, जो ज़मीन के अंदर जलाशय बना हुआ है, अभी भी उसका जो स्तर बना हुआ है, हम जी रहे हैं अच्छे से। मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ, कभी वो स्थिति ना आपको फेस करनी पड़े कि आपको भी हाँ भैया इतने से इतने पानी आएगा आपके यहाँ नल पे, इतने से इतने नहीं आएगा, वो स्थिति ना बन जाए। तो यदि आप चाहते हैं कि ऐसी स्थिति ना बने, तो अपने लोगों को, अपने पड़ोसियों को, अपने लोगों को जो है कि जागरूक करें, चीज़ों को सही तरीके से ले चलें। इसके साथ एक और बहस चल रही है कि कच्चे तेल का उत्पादन, जिसे जीवाश्म ईंधन कहा जाता है, कि अप्रसार संधि भी कर दी जाए, लेकिन वैकल्पिक ऊर्जा के उत्पादन और पूर्ति में विफल रहने वाली दुनिया, और उसमें सबसे अलग भारत जो 85% कच्चे तेल का आयात स्वयं करता है, इस संधि के लिए कैसे सहमत हो सकता है। आपको बता दें, ज़मीन के अंदर बहुत सारे ऐसे संसाधन हैं जो किसी भी राष्ट्र को मतलब दिन दुगना रात चौगुना विकास करवा सकते हैं। और इस तरह की चीज़ें देखना तो आप गल्फ़ कंट्री में जाएं, या फिर ऐसे राष्ट्रों के बारे में देखें जहाँ पे धरती के अंदर जो है गर्भ में तमाम तरह के संसाधन मिलें, चाहे सोने चांदी हो, चाहे ये आपके पेट्रोल हो, गैस हो, डीज़ल हो। तो कहने का मतलब है कि इस चीज़ को भी एक समय उतना ही इसका दोहन हो जितना आवश्यकता हो। यदि आवश्यकता से ज़्यादा इसका दोहन हुआ तो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। पर क्या करें, संसार का जो प्रत्येक राष्ट्र है वो सोच रहा है कि कितना जल्दी मैं अन्य देशों से ऊपर आ जाऊं, और इसी चक्कर में शरीर और धरती के अंदर जो गर्भ में जो भी खनिज संपदा है दोस्तों, लोग इस प्रकार उसका दोहन कर रहे हैं कि कुछ छोड़ नहीं रहे हैं। यही स्थिति है कि असमय जो है भूकंप आ जा रहा है, सुनामी आ जा रही है। कह रहे हैं ना, हर चीज़ एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। एक चीज़ बिगाड़ेंगे दूसरी अपने आप बिगड़ जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।